अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। यूथ कंपटीशन टाइम से हम देख रहे हैं जनरल स्टडी के जो 30 प्रश्न आएंगे उनको भी आज हम इस कक्षा में देखेंगे। तो अभी आज की कक्षा में हम 2018 का पुराना पेपर देखेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय इंटर कॉलेज LT ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 सामान्य अध्ययन, ये परीक्षा आयोजित हुई थी 19/7/2018 को। इसमें जो 30 प्रश्न पूछे थे सामान्य ज्ञान से, उस प्रश्नों को आज हम देख रहे हैं यहाँ पर व्याख्या के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज की कक्षा का। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न में शंका हो तो जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? श्वेताश्वर उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण? इसका उत्तर होगा डी, अर्थात शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे वे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में इस कथन का उल्लेख है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के 2 रूप थे, मूर्त और अमूर्त। इन्हें यत और त्यत अर्थात सत्य और असत्य भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से भी है जो नीच, पापी, दुष्ट, सदाचार का पालन न करने वाला तथा दूसरे देशों से आया वह व्यक्ति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से अलग हो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ सूची दी गई है, राजाएं दी गई हैं, और दूसरा उनकी रानियों के बारे में दिया गया है। तो सूची 1 में दिया गया है राजाओं के नाम और सूची 2 में दिया गया राजा की पत्नियों के नाम का सही सुमेलन। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमारी देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी अनंत देवी। अभिष्ट उत्तर विकल्प सी है। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, यह भारतीय राजशास्त्र के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न 1 न 2 दोनों ही नहीं सही है। तो इसका उत्तर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय राजशासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इसके अधिकरणों में नागरिक प्रशासन, दिमानी, फौजदारी, कानूनों, सभासदों एवं सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इस पुस्तक को मौर्य काल की रचना नहीं मानते हैं, जिससे इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टता शहरों में से एक के रूप में बताया है? ए इब्न बतूता, अल्बेरूनी, फरिश्ता या अबुल फजल? इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहिला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। यह विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। राजधानी दिल्ली को पहली बार जब उसने देखा तो दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। तो प्रश्न ये था कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया था? तो वो था इब्न बतूता। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है?
इसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए निम्न प्रावधान किए। पहला, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। दूसरा, नगरों एवं नगर पालिकाएं स्थापित की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका ये बनाई गई और सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई। छठवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है? इसका उत्तर होगा 14 दिन पूर्व। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप में संसद से किसी भी सदन से है 1/4 सदस्यों जिस सदन में आरोप लगाए गए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को उस स्थिति से अपना पद त्यागना होता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को पद और सत्यनिष्ठा की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भाग 9 में। हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। त्रिस्तरीय या 3 सोपानों वाली पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिशों का परिणाम था। हमारे मूल संविधान में इस अधिनियम को अनुच्छेद 40 में एक व्यवहारिक रूप में वर्णित किया गया था जिसमें यह कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वह स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया गया तथा इसी अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। प्रश्नगत सभी विकल्पों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। शेष सभी राज्यों में तेल शोधनशाला है। गुजरात के जामनगर, कोयली का तथा वाडीनार में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तथा केरल के कोच्चि में तेल शोधनशालाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? तो ऑरेंज रिवर इसमें से ऑस्ट्रेलिया नदी में नहीं है, जबकि हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर और गिलबर्ट रिवर्स ये सभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर तथा गिलबर्ट रिवर ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, जबकि ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये लेसोथो देश में ड्रैंकेसबर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो इसमें नागालैंड में ह्रास उल्लिखित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर इस प्रकार थी। केरल में 4.9%, सिक्किम में 12.9%, नागालैंड में -0.6% और मणिपुर में 24.5%। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि केरल नागालैंड जैसा
केवल नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या का ह्रास हुआ था। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो जन्म नियंत्रण इसमें से सबसे प्रभावी होगा, जबकि युद्ध, आपदा और सामाजिक बुराई सबसे सर्वाधिक प्रभावी नहीं होते हैं। जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के संबंध में सर थॉमस माल्थस ने महत्वपूर्ण नियम बताए। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि उनको उपलब्ध खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय गति से बढ़ती है। इस प्रकार दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक होता है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय बताए, किंतु उनमें सबसे प्रभावी उपाय नैतिक नियंत्रण, जन्म नियंत्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से जीवोम नहीं है, जबकि रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा ये सभी जीवोम हैं। बायोम या जियोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी कारकों के सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र सम्मिलित हैं: सदाहरित वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवाना बायोम, घास का स्थल भूमि बायोम, मरुस्थलीय रेगिस्तानी बायोम, टुंड्रा बायोम आदि प्रकार पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं है, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। 14वां प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इस बहुत ही आसान प्रश्न है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रतिशत महिला है। तो इसका उत्तर है, देखिए पेपर 2018 का है, तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो उस समय था 2.2%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के चतुर्थ चक्र के अनुसार भारत में TFR कुल प्रजनन दर 2.2 बच्चे प्रति महिला था। NFHS 5 पाँचवें चक्र के अनुसार 2019 से 21 के बीच में वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर TFR 2.0 बच्चे प्रति महिला है, जिसमें ग्रामीण TFR 2.1 और शहरी TFR 1.6 है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो महाविभाजन वर्ष के रूप में 1921 को जाना जाता है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना की शुरुआत 1872 में गवर्नर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, किंतु नियमित और प्राधिकृत जनगणना का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है, जिन्होंने सन 1881 में कार्य किया। भारत की जनगणना में 1911 से 1921 तक जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, इसलिए 1921 को जनगणना वर्षों में से भारत के जनगणना का महाविभाजन वर्ष भी कहा जाता है। SRI विधि संबंधित है धान से। SRI पद्धति धान उत्पादन की एक तकनीक है जिसके द्वारा पानी के बहुत कम प्रयोग से भी धान का बहुत अच्छा उत्पादन संभव होता है। इसे सघन धान प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटरफेशन का नाम भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरा तरफ उनके कीट जो उनमें लगते हैं। तो इसमें मूंगफली में छेदक नहीं लगता है, जबकि चना में फली छेदक, धान में बंका और मक्का में तना छेदक लगता है। दिए गए फसल और उनसे संबंधित रोग के संबंध में मूंगफली उसमें लगने वाली रोग फली छेदक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फली छेदक रोग चना से संबंधित है और मूंगफली में रस्ट या गेरुआ रोग, टिक्का या पड़ चित्ती रोग आदि लगता है। शेष विकल्प में बंका रोग धान से तथा तना छेदक मक्का से संबंधित है। 19वां प्रश्न, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता है? तो 300%। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता 300% है। फसल चक्र की सघनता से आशय एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली
फसलों की संख्या से है। मक्का, आलू, मूंग ये तीनों एक ही वर्ष में अलग अलग समय में उगाई जाती हैं, इसलिए फसल चक्र की सघनता 300% है। किसी फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने के लिए उसमें सम्मिलित फसलों की संख्या में 100 का गुणा करके फसल चक्र की अवधि वर्ष में भाग दिया जाता है। जैसे मक्का, आलू, मूंग के लिए इसकी सघनता 3 × 100 अर्थात 300% होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सी, अलसी, चमत्कार ये प्रजाति सुमेलित नहीं है, जबकि मूंगफली में कौशल प्रजाति, सरसों में वरदान और चना में उदय प्रजाति होती है। प्रश्नगत विकल्पों में कौशल मूंगफली की प्रजाति, वरदान सरसों की प्रजाति तथा उदय चने की प्रजाति है, जबकि चमत्कार अलसी की प्रजाति है। अलसी की प्रजातियां हैं उपास्था, अभिनव, अभिषेक, F1, FDR, अग्निरेखा आदि। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? तो खसरा का इसमें से प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जाता। क्षय रोग, टिटनेस, हैजा, डिप्टीरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग आदि सभी जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, जिसका निदान प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के द्वारा किया जा सकता है, जबकि खसरा एक विषाणु जनित रोग है जिसका निदान प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें रेडियो कार्ल बेंज ये सुमेलित नहीं है, जबकि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बैरोमीटर ई टारिसेल, डायनमो माइकल फैराडे सुमेलित है। प्रश्नगत विकल्पों में से बी में दिया गया सुमेलन सही नहीं है, क्योंकि रेडियो की खोज कार्ल बेंज ने नहीं अपितु गुग्लिल्मो मार्कोनी ने किया था। संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह सदैव भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। दूरसंचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है, जिसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर है, अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर अपनी धुरी का पूरा करती है। संचार उपग्रह के इसी चाल और पृथ्वी की चाल एक समान होने के कारण ही ये सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है, इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा? तो इसमें से जर्मेनियम की चालकता तापक्रम बढ़ती है। प्रायः सभी धातुओं चालक धातु का यह सामान्य गुण है कि उन्हें गर्म करने पर उनकी चालकता घटती है, परंतु ऐसे चालक पदार्थ जिनमें यह गुण विपरीत होता है, अर्थात गर्म करने पर उसकी चालकता और बढ़ जाती है, ऐसे चालक पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। अतः जर्मेनियम की चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती जाती है। अब ये मैथ के सवाल है। मैथ के सवाल मैं इसे ऐसे बोल के हल नहीं करवा सकती। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे खुद से आप हल कर सकते हैं। 2√3 सेमी भुजा वाले समषट भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें उत्तर दिया हुआ है। इसके बाद फिर ये देखिए, मान पूछा हुआ है 2x + 2/x = 3 हो तो x3 + 1 x3 + 2 का मान क्या होगा? तो ये सब आपको हल करना पड़ेगा। मैथ वाले सवाल मैं छोड़ रही हूँ। उसके बाद 28वां प्रश्न दिया गया है, मतलब 25, 26, 27 ये 3 प्रश्न इसमें मैथ के दिए हुए हैं। उसके बाद से फिर देखिए, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ था? विजय प्रहार इसमें से राजस्थान में संपन्न हुआ था। मई 2018 में संपन्न विजय प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा राजस्थान में किया गया। सूरतगढ़ के पास महाजन रेंज में युद्धाभ्यास विजय प्रहार के माध्यम से दुश्मन के परमाणु हमले से निपटने का अभ्यास किया गया। देखिए, इसमें विजय प्रहार पूछा है, तो इस समय ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय का। तो इस समय के करंट अफेयर्स के प्रश्न जो इस समय अभ्यास किया गया होगा, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह, इस सब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो साइना नेहवाल ने जीता था राष्ट्रमंडल खेल 2018 का बैडमिंटन महिला एकल का खिताब।
2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल का बैडमिंटन खिताब साइना नेहवाल ने जीता। यह खिताब उन्होंने अपने ही देश के पीवी सिंधु को हराकर प्राप्त किया था। 30वां प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो 2018 में भारत का स्थान 138वां था और संभवतः इस समय 145-144 है 2025 तक आते आते। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये डाटा आप लोग देख लीजिएगा, करंट अफेयर से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 138वां था। 2024 में शामिल 180 देशों में भारत का स्थान 159वां, देखिए इसमें दे दिया है फिलहाल। 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान 159वां है, जबकि पहला स्थान नॉर्वे का, दूसरा स्थान डेनमार्क का और स्वीडन का तीसरा स्थान है। तो ये 30 प्रश्न खत्म होते हैं सामान्य अध्ययन के। इसके आगे हम इसके प्रश्न करते रहेंगे सामान्य अध्ययन के। कैसी लगी आपको ये सीरीज जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।